नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल बड़ी बड़ी खुशियों में, जीत में कई बार वो चीज़ें कहीं पीछे छूट जाती हैं जो देश के लिए बहुत लंबे समय तक एक अवसाद का विषय बनी हो, देश का विषाद रहा हो या देश के लिए एक कांटे की तरह सीने में चुभती रही हो, और कई बार तो इतनी बड़ी कि देश को तोड़ने के तक पहुंच गई हो। वो भी बात अगर ख़त्म होती दिखती है तो हम लोग कई बार उसको छोटा समझकर भूल जाते हैं। लेकिन कल का दिन ऐसा ही था जब अमित शाह अपने पूरे रॉ में ये बता रहे थे कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा। बहुत दिन से इस चिट्ठी की चर्चा चलती रही। मैंने भी आपको बताया था कि किस तरह से नक्सलवादियों ने युद्ध विराम की बात कही और कहा कि हमसे गलती हो गई थी, 40 साल पहले गलती से हथियार उठा लिए थे और अब जो है इसका युद्ध विराम हो, ताकि हम लोग 1 महीने का समय दिया जाए ताकि हम अपने साथियों से बात करके जो जेलों में बंद हैं इस पर एक मोहर लगा सके, यानी संघर्ष विराम की बात की। दरअसल इसमें उसी समय ये लग रहा था कि कैसे ये भी, और आपने देखा हो बहुत सारे संगठन, मैं आज पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा कि वो तमाम संगठन जो इसके लिए एकदम तुरंत लॉबिंग करने लगे, ये तमाम लोग जो इस देश के सबसे ज़्यादा निरंतर चलती हुई हत्याओं के, इस देश को तोड़ने की साजिश के और इस देश के खिलाफ खड़े हुए सबसे बड़े संगठन के लोग हैं। ये आज़ादी के पहले से इस देश को खंडित करने की ये जो कोशिश थी, जो वामपंथियों के नाम से शुरू हुई थी, जिसको अलग अलग चेहरे दिए। और अगर मैं ये कहूँ कि नवरात्रों में अगर कोई गृह मंत्री इस तरह से सीधे तौर पर चुनौती देता है, तो जिस तरह से मैंने कल कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंडमुंड के वध की बात की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने रक्त बीज को खत्म कर दिया। इस रक्त बीज को वो खत्म करने में लगे हुए हैं। ये वाकई रक्त बीज था। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि अब बहुत सारे लोगों को ये भाषा समझनी होगी जो सनातन की भाषा थी कि रक्त बीज क्या है, क्योंकि जिस तरह से ये पैदा हुआ संगठन 1920-25 और इस बीच में इस देश में वामपंथियों ने अपनी जकड़ जो है एक समझदार राजनेताओं और एक देश की आज़ादी के नाम पर गरीबों, उन्होंने कभी देश की आज़ादी का जिक्र नहीं कर रहे। उन्होंने ये कहा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और ये तमाम जो खासतौर से मुस्लिम्स के लिए, ये तमाम चीज़ें खंड खंड में। आपको इनकी भाषा को शुरू से ही समझना होगा कि आखिर वो चाहते क्या थे। वो इस देश का शुरू से ही खंड खंड करना चाहते थे, लेकिन ये देश था कि इस तरह की उसमें फंसता है। पहले हम अमित शाह जो कल बोले हैं उस पर बात करते हैं और उसके बाद मैं पूरी इस पर बार बार आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इस देश के लिए ये रक्त बीज था। इस देश में इससे ज़्यादा हत्याएं, कत्ल, सुरक्षा बलों के कत्ल इससे ज़्यादा किसी और संगठन ने नहीं किए। यहाँ तक कि उन जो आतंकियों का, जिनके लगातार हम देख रहे हैं उनके घटनाएं होती थी, अब तो खैर बंद हो गई, चाहे वो मुंबई पर अटैक हुए हों, दिल्ली में हमले हुए हों, चाहे आपने बनारस, जयपुर, अहमदाबाद, जो भी आप नाम लें, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे थे ये वामपंथी। और पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान का चेहरा काला करने की सबसे बड़ी कोशिशों में और यूनिवर्सिटी से निकाल कर उन लोगों को ये बताकर कि ये आज़ादी की लड़ाई है, उनको देश के खिलाफ खड़ा करने में सबसे बड़ी ताकत थी ये। अब क्या हुआ है कि आपको मालूम है, समर्पण करने को लेके माओवादियों के बीच में जो मतभेद और संघर्ष विराम के लिखे गए पत्र को जो उन्होंने बताया है, उसको गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि माओवादी और उनके पैरोकारों को सीधे तौर पर 2 टूक कह दिया है कि मार्च 2026 तक हम वैसे ही खत्म कर देंगे। यानी ये जो लाल आतंक है, जो रक्त बीज नाम भी आप सोचिए, वो इसी के लिए शायद मुझे लगता है कि कहा गया हुआ, क्योंकि रक्त बीज से कम नहीं था। ये लोग, तमाम लोग इस तरह से बन गए थे कि जहाँ भी गिर रहे थे वहाँ इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि अपने जैसे हजारों तैयार कर रहे थे, और सब झूठ और मक्कारी के साथ। ये नहीं कि कोई सच की लड़ाई इन्होंने लड़ी हो, क्योंकि अभी मैं वो पूरा एक एक करके छिलके की तरह खुलता चला जाएगा कि आखिर इन्होंने आज तक बनने से लेके अब तक इस देश को ख़त्म करने की कितनी कोशिश। जो भी अभी भी जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें भी इस देश का कोई स्थान तब तक नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे
कि तब तक नहीं हो सकता जब तक जो मुस्लिम अतिवादी हैं वो जब कई बार इस तरह के विचार रखते हैं कि तब तक नहीं जब तक हम बहुसंख्यक ना हो जाएं। उसी तरह से वामपंथ का असली चेहरा भी, उसके असली जो जहरीले दांत हैं वो तभी दिखाई देते हैं जब वो बहुमत में आता है। और ये बात यहाँ नहीं, इस देश के नहीं, दुनिया के तख्ते पर अगर आप वामपंथ की विशैली जो उसकी जहरीली विचारधारा है उसको संपूर्ण रूप में देखना चाहते हैं तो वो तभी दिखाई देता है जब वो सत्ता में आता है। उससे पहले आप उसके जहरीले दांतों को देख नहीं सकते। अक्सर कहा जाता है पेट में दांत रखना, तो ये जहर के दांत हमेशा पेट में होते हैं, तब खुल के आते हैं जब वो ताकत में होता है। ये पूरा एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा। उन्होंने कहा सीधे तौर पर अगर उग्रवादी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और हथियार डालना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, सुरक्षा बल उन पर एक भी गोली नहीं चलाएगा, लेकिन कोई सीज फायर या वो कुछ नहीं होगा जो ये समझते हैं, क्योंकि सीज फायर तो बराबर के लिए होता है, सीज फायर तो युद्ध में होता है। ये तुमको लगता होगा कि तुम युद्ध कर रहे हो, बेसिकली तो तुम अपराध में शामिल हो, अपराधी हो, इसके अलावा कोई और नहीं, तुम्हारे साथ कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ हथियारों के अलावा तुम सिर्फ गरीब मजदूर और उन लोगों का जो लोग गांव में थे जहां तक सरकारें पहुंच नहीं पा रही थी, और उसका सबसे बड़ा कारण भी तुम ही थे। उन सब लोगों को माफ़ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह का जो जवाब है वो बहुत सीधा और साफ है, क्योंकि आपको याद होगा कॉमरेड अजय के नाम से वो जो लेटर आया था उस पर बड़ी चर्चा हुई, और ख़ास तौर से एक पूरी जमात जो तैयार रहती है कि साहब बात करनी चाहिए, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। मौका नहीं, ये मौका इसलिए दिया गया क्योंकि उनके साथ के लोग यहाँ बैठे रहे। देश के हर एक डिपार्टमेंट में वामपंथियों के जो चेहरे थे वो घुसे रहे जनतंत्र के नाम पर। वो इन तमाम इलाकों में उन आदिवासी लोगों को, उन गरीब मजदूर लोगों को, मजबूर लोगों को, जिन लोगों को ये जन अदालतें लगा के हजारों को मारा गया होगा, गांव के गांव उजाड़ दिए उन्होंने, बड़े से बड़े अत्याचार किए हैं, उनको बहुत ही अलग रूप देने की कोशिश की गई और उसको दिया। उसके लिए रोमांटिसिज्म, आप तो वो जो तबला बजाते हुए, वो डफली बजाते हुए तमाम लोग जिनके जूतों की कीमत क्या होगी, और ये सब लोग आप बड़ा मज़ेदार सोचिए कि ये क्या कितना, या इसको दुर्भाग्य भी मानिए कि इन सब की लड़ाई वो वही लड़ते रहे जो यहाँ बैठकर बहुत सभ्य आपको दिखाई देते हैं, बहुत ही उसकी बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं। उन्हीं के इशारों पर किसी भी डेमोक्रेसी के किसी भी बीज को उगने से पहले कुचल देने वाली ताकतें इन्हीं के दम पर खड़ी होती रही, यही वामपंथ है। तो माओवादियों को उन्होंने कह दिया कि हम माओवादियों का वो उनमें लेटर का उन्होंने बताया कि ये उन्होंने कहा कि हाल ही में भ्रम फैलाने के लिए एक पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया कि अब तक जो कुछ हुआ वह एक गलती थी, संघर्ष विराम की घोषणा की जानी चाहिए, हम माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। गृह मंत्री ने साफ कहा कि कोई संघर्ष विराम नहीं होगा, हथियार डाल दें, एक भी गोली नहीं चलेगी। और ये संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे संगठन इस समय इस देश में, वही संगठन जो ऐसे समय पे सामने आते रहे ढाल बनकर, वो सब सामने आए हैं। शाह ने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि विकास नहीं पहुंच पाने के कारण वामपंथी उग्रवाद फैला, वे देश को गुमराह कर रहे हैं। उनके हाथ में हथियार हैं, उन्हें आदिवासियों की चिंता नहीं बल्कि दुनिया भर से खारिज वामपंथी विचार को जिंदा रखने की चिंता है। माओवाद प्रभावित इलाकों तक विकास नहीं पहुंचने का कारण भी यही माओवादी हिंसा। मैं बार बार आपको यही कह रहा, ये समझने की ज़रूरत है। जब कोई सरकार इस तरह से आती है, जब किसी मिनिस्टर्स को या किसी नेतृत्व को ये बिल्कुल साफ समझ होता है कि इसका क्या है, तब मैंने आपको वही में योगी के बारे में जब वो मुस्लिम अतिवाद या इन आतंकियों से निपटते हैं तब वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो जानते हैं कि इस झूठ में जो बोले गए शब्द हैं उनका अर्थ क्या है। उसी तरह से कम आपको गृह मंत्री अमित शाह को ये श्रेय देना होगा, बहुत सारी उनकी आलोचनाएं कर सकते हैं कि कम से कम नक्सलवाद को सबसे सही तरीके से डील किया है, और उसको पूरी तरह से, जैसे कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल समझते थे कि नक्सलवाद इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, किस तरह वो खत्म करेगा, लेकिन आप भी वक्त का चमत्कार वो देखिए कि वक्त ने किस तरह करवट ली थी कि उसी वामपंथ ने फासिस्ट करार दे दिया गया हिंदू विचारधाराओं को और उनको, और अपने आप वो राक्षस अपने चेहरे पर चेहरे लगाकर कुछ का कुछ उगाता रहा। उन्होंने कहा कि यदि आप हथियार लेकर निर्दोष उनको आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है कि वो
उनको बचाना और आपका सामना करना। उन्होंने दावा किया वामपंथी विचारधारा और हिंसा का चोली दामन का साथ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बातें कही गई हैं आज, इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत सारी बातों पर हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन ये इस ऐसी बड़ी चीज़ है जिसका उत्सव मनाने की ज़रूरत है। इस देश को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये 26 मार्च माफ़ कीजिएगा मार्च 26 तक इसको ख़त्म करके, तो इस देश ने एक बहुत बड़े सीने में लगे हुए कांटे को हटाया है, चाकू कहना चाहिए, जो हर ऐसे वक्त पर सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा हत्यारा, आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी चोट वो उनकी थी। अब कैसे कहते हैं उसको देखते हैं। अगर हम लोग इसको देखें कि क्या बातचीत है, सरकार ने स्पष्ट तौर पर दृढ़ रुख अपनाया, कोई असर ना दी, बल्कि इच्छा शक्ति दिखाई है। सीज फायर में राजनीतिक सुरक्षा जोखिम होते हैं, जैसे हिंसा की पुनरावृत्ति या विश्वासहीनता। आपको याद होगा 2004-5 में लगभग 2000 के इसी के दशक में वहाँ जब इन पर पूरा प्रेशर पड़ा था, तो उन्होंने बीच में एक संघर्ष विराम और उसकी बातें की आंध्र प्रदेश और उसमें, और उसके बाद उसका इस्तेमाल सिर्फ ये किया कि अपनी ताकत बढ़ाई, उस पूरे लाल कॉरिडोर में अपने आप को रिग्रुप किया और फिर दोबारा से हिंदुस्तान के लिए सीने पर वही छाती पर चाकू मारने लगे। हथियार छोड़ने वालों को पुनर्वास का प्रस्ताव जो दिया है वो सरकार ने पहले से दिया है, और ये तय है कि अब अगर हम ये कहें कि ये सरकार ने अपनी तरफ से शुरू किया है, अब हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि हुआ क्या है। अब इस खेल को समझिए कि क्यों संघर्ष विमान और इसकी तैयारी कौन कर रहा है। नागरिक समाज मानवाधिकार आयोग समूहों द्वारा वार्ता और युद्ध विराम की मांग की गई। इनके कोई स्पष्ट नहीं आए, इनके बयानों को देखें। अप्रैल 2025 में कई नागरिक समाज समूहों, कानूनी संगठनों, नागरिकों ने हस्तक्षेप की अपील की थी और सरकार माओवादी दोनों से तुरंत युद्ध विराम की घोषणा की थी। मतलब ये बिल्कुल, ये कौन से संगठन होंगे, चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि भाई ऐसे कौन से संगठन थे जो एकदम सरकार से, दरअसल अब इनका नाम सुन लीजिए। PUCL, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUDR, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अलायंस फॉर द पीपल मूवमेंट्स, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबरेशन से जुड़े हुए संगठन CPIML से, और ह्यूमन राइट्स फोरम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि, और कुछ वकीलों के, द कैंपेन फॉर पीस एंड जस्टिस। अब उनके भी नाम सुन लीजिए, कुछ व्यक्तियों के भी नाम हैं, मेधा पाटकर, प्रशांत भूषण, विभिन्न विद्यालयों के लेखक, पत्रकार, प्रोफेसर, ये सब लोग दोनों पक्षों से। दरअसल अगर ये सरकार इस पूरे मसले को इस तरह सुलझाने पर नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग, ये जो तमाम लोग जो जश्न मनाते थे सुरक्षा बलों के मारे जाने पर, उनके जो बड़े हमले हुए उस पर नृत्य किए गए। आप ये सोचिए, इस तरह के देश विरोधी गद्दारों को कभी भी ये, और वो अलग अलग उसमें जाके सरकारी संगठनों में उनके सिलेक्शन होते रहे, क्योंकि वो इस तरह के स्कूल्स में थे जिसका पैसा उस टैक्स से कट कर आता है जो लोग मरते हैं देश के लिए, उन लोगों के। अब उन्होंने कहा कि जब सरकार, और उन्होंने ये भी कहा भाई, अब उनसे पूछा गया कि भाई ये नहीं, अगर संघर्षण नहीं, तो इनका कहना यह है कि इससे विश्वास की कमी हो जाएगी, सरकार अगर युद्ध विराम नहीं करेगी पूरी तरह। तो माओवादी और उनके समर्थक करते हैं सरकार वार्ता में गंभीर नहीं, इससे बहुत दिक्कत होगी, नागरिकों की सुरक्षा जो है, गलती से संदिग्ध माओवादी घोषित कर दिए जाएंगे तो पुलिस जो है हिरासत में मारेगी, और मानवाधिकार की जरूरत है निष्पक्ष न्याय, गिरफ्तारी प्रक्रिया की आज़ादी, न्यायालय में पहुंच बनी रहेगी। ये जो तरीके हैं, ये इस बात का है कि जैसे ही आपने उनकी भाषा में जवाब देना शुरू किया, तो वो तुरंत उसका जवाब मिलना शुरू किया। ये सब लोग वो है जो मानवाधिकार, इनका सेलेक्टिव रुख रहा। जैसे ही हमले हुए, अगर कोई सुरक्षा बल मारे गए, तो इनमें से ज़्यादातर संगठनों के नाम आप जानते हैं, सबको जानते हैं अच्छे से, उनके नाम आपने सुने हैं। ये तब लोग जब सुरक्षा बल मारे जाते थे, सुरक्षा बल के जवान हमारे मारे जाते थे, उस वक्त ये कहते थे कि नुकसान होता है और बातचीत करनी चाहिए डेमोक्रेट, लेकिन जैसे ही वो लोग मारे जाते थे, तुरंत एकदम ये कि सुरक्षा बलों पर इतने सारे मुकदमे झूठ और उसके जो शामिल किए गए। ये नहीं कहते कि ऐसे ऑपरेशन में जातियाँ नहीं होती होंगी कहीं ना कहीं दोनों, लेकिन जिस तरह से उनको बराबर लाना है, जिस तरह से सुरक्षा बल एक मैंडेट के साथ काम करते हैं, अगर उनके खिलाफ
कोई होता है तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे केस बताए जा सकते हैं और तमाम जगह, चाहे कश्मीर हो चाहे यहाँ हो। एक बड़े मज़ेदार बात यह है कि इस देश में चौंकाने वाली बात, माफ़ कीजिएगा, हम लोग एक भाषा को लेते हैं तो भाषा को लेके संजीदा होना चाहिए कि मज़ेदार बात ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दो बड़े आतंकी जो इस देश के लिए रहे हैं, मुस्लिम अतिवादी आतंकवादियों की जो जिहाद के नाम पर इस देश को कत्ल करने में घूमती है, और दूसरी ये नक्सलवादी जो लाल कॉरिडोर के नाम पर थे। तो इन लोगों की अगर घेराबंदी और गोलबंदी और लड़ने के तरीके देखेंगे तो एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन लाल आतंकी और ख़तरनाक है। हर रोज़ जो मारे जा रहे हैं उनके पास क्या क्या हथियार बरामद होता है, LSR बरामद होती है, वो सेल्फ लोडिंग राइफल्स होती हैं। यानी ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? इतना बड़ा जिलेटिन, इतना बड़ा वो सब, ये पूरी तरह से इस राष्ट्र को तोड़ने की सबसे बड़ी एक पूरी तरह से सुनियोजित साजिश है, जो आज से नहीं चल रही है, जो 1940 से चल रही है। बना 1925 में ऑफिशियली बने, 1920 में यहाँ स्थापना हुई थी उस तरह से, लेकिन आप ये सोचिए तब से आज तक इनको हथियारों की अबाध आपूर्ति है। इनको कभी पैसे की कमी नहीं पड़ती। इनके तमाम जो नेता हैं, जब वो पकड़े गए तो बड़े बड़े उसमें थे, उनकी इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन वो है, अब हम लोग ये देखें कि PUCL ने एक दो जगह पर इन्होंने मैंने इनका सारा संगठनों का रिकॉर्ड निकाला कि भाई आखिरकार ये कब कब, तो ज़्यादातर में लगता है कि ये सेलेक्टिव है। जन अदालतों से जुड़ी हुई सजाओं पर इन्होंने तथ्यों की पड़ताल की और ये कहा कि माओवादी जन अदालत के बहाने लोगों को सजा देते रहे। ऐसे मामलों में कभी कभी इन्होंने मंच मांग की और इन्होंने कभी भी हिंसा पर न केवल, अब लगातार आप देखेंगे तो ये मैं सब देख रहा हूँ क्योंकि अलग अलग रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि सब जगह ये कोशिश किया जाता है कि ये बताया जाए कि साहब वहाँ जो हिंसा है वो इस वजह से हुई, विकास जो मैंने कहा कि जो समझ होती है। अगर हम इसके कुछ टुकड़ों की बात करते हैं एक विस्तृत तरीके से, जो वारंगल है, यहाँ किसान हिंसक विद्रोह आप टाइप करेंगे तो हमेशा यही लिखा मिलेगा। मैं फिर आपको एक सावधानी की बात बता रहा हूँ, आप अगर देखेंगे तो चाहे AI पे जाएंगे चाहे किताबों में जाएंगे, आपको लगेगा कि वो किसान विद्रोह और आप इसको मान लेंगे। लेकिन जब आप इसको, मैंने जो कहते हैं कि अक्सर डेविल्स इन डिटेल, जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि शुरुआत में जो ये कोशिश की गई थी कि साहब निजाम के दौरान जमींदारों निजाम शासन के खिलाफ दंगे चलेंगे और दंगे किए गए, राजनीतिक सांस्कृतिक जमीन विरोधी और सामूहिक किसानों का संघर्ष कहा गया और इसको, लेकिन जैसे ही आप उससे कहेंगे कि फिर ठीक है तो फिर आज़ादी के बाद उसमें क्या हुआ, तो ये आपको इसका जवाब मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ 1942 के बाद, इसने कहा कि आप बिल्कुल सही उठा रहे हैं ये आवाज़। अगर हम उनकी जड़ों और उसको समझना होगा तो जमींदार बनाम किसान निजाम बनाम ये सब देखना अधूरा है और गलत है, ये खुद मानना पड़ेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन को फांसीवादी विरोधी युद्ध बताया। आप सोचिए, कारण सोवियत संघ ने उस समय तक ब्रिटिश अमेरिकी खेमे के सामने हिटलर के साथ खड़ा था। तो लिहाजा इस देश में ये लोग जो हैं, इन लोगों की कोई जड़ें नहीं, इनके चेहरे ये पैदा यहाँ हुए, इनके समझ, लेकिन इसके अंदर का जो पूरा का पूरा हिस्सा है उसका हिंदुस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं मिलता। ऐसे ही आपको आतंकी समूहों का नहीं मिलता, जो जिहादी आतंकी संगठन है जो इस देश में गजवाए हिंद देखते हैं, उसी तरह कम्युनिस्ट आंदोलन है। इनको पैरेलल देखना बहुत ज़रूरी है। और 1947 के आज़ादी के वक्त जो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि CPI के बड़े हिस्से ने भारत की आज़ादी को झूठी स्वतंत्रता बताया, क्योंकि सत्ता अंग्रेजों से भारतीय बुर्जुआ वर्ग को मिली, जो आज उनको बचाने के लिए कांग्रेस लगी हुई है, यही कांग्रेस उनके साथ थी। तो ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है, न कि मजदूर किसानों को। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को असली स्वतंत्रता ही नहीं माना। 1950-51 तक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदला स्टालिन के दबाव में, और विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन की दिशा बदलने की वजह से CPI ने भारत की स्वतंत्रता को 1951 में वो औपचारिक मान्यता दी। तेलंगाना में 1946 से 51 तक की वास्तविकता ये है, ये विद्रोह जो है इसे एक जनयुद्ध बताया गया और इसको हथियार बंद दलम बनाए गए, जन अदालतें चली गई, जमानियों पर कब्जे करके किसानों को बांटने लगे और निजाम के खिलाफ ग्रामीण विद्रोह चला। लेकिन 1948 में जब ऑपरेशन पोलो हो गया, यानी जब हैदराबाद को भारत में शामिल किया, तो CPI ने इसे और तेज कर दिया और भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले शुरू कर दिए। इनका कहना यह था कि भारत की सरकार जो भारतीय राज्य जो बना है ये जन विरोधी है, साम्राज्यवाद समर्थक है, और यही फिर यहाँ से शुरू होता है। यानी भारत विरोध के तत्वों का इसमें स्थायी भाव है, इसमें कोई
आप लोगों को लगेगा कि साहब ये हो गया, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये सिर्फ एक के साथ शुरू कर रहा, छोटा सा, मतलब मुझे लगता था कि छोटा, लेकिन ये खुशी है, ये एक देश को ये समझने की ज़रूरत है कि जब देश इस तरह की तैयारी करता है तो वो कहाँ तक जाती है, इस देश की तैयारियाँ फिर वो किस तरह से इस पूरे देश में चल रही है। और इस खुशी को लोग महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि शहरों को लगता है ये उनसे अछूती है, लेकिन अब इस मीडिया ने ये तो कम से कम समझा दिया कि आज देश के लोग भी ये समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी जीत है। ये इस नवरात्रों का सबसे बड़ी जीत मुझे लगता है कि उधर तो वो ज़रूर है, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि 1967 में 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में ज़मीन श्रम विवादों के चलते माओवादी विचारधारा खड़ी हुई। पुलिस की गोलाबारी के शुरुआती प्रसंगों में मारे जाने के उल्लेख है, वो अलग अलग है, किसी में 9 महिलाएं हैं, किसी में बच्चा है, लेकिन ये एक बड़े सशस्त्र उसका कारण बन गई। और माओवादियों के साथ इन्होंने ग्रामीण युद्ध, जन आंदोलन, जन अदालत और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। और नक्सलबाड़ी के बाद में पूरे देश में अलग अलग छोटे मोटे विद्रोह शुरू हो गए, अलग अलग गैंग बनने शुरू हो गए, राजनीतिक गतिविधियाँ, सशस्त्र छापे, और ये सब शुरू हो गया। और इन संघर्षों में ये 2000 से लेके 2010 तक तो ये लगातार बढ़ती चली गई। 1990 से अगर हम लोग देखें, 1990 के बाद मध्य पूर्व और उत्तर केंद्रीय राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल के जंगलों के हिस्से, जंगल महल वाले महाराष्ट्र के कुछ जिले, इनमें माओवादियों की उपस्थिति लगातार बढ़ती चली गई। इसमें कहा गया साहब आदिवासी और खनिज ये सब तैयार कर रहे थे कि वहाँ कोई घुस ना जाए, एक फिफड़न तैयार कर लिया था। वहाँ महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ क्या होता था उसकी कहानियाँ कभी सामने नहीं आएंगी, क्योंकि वो हज़ारों लोग मार दिए गए। उनको जन अदालतों में जिसने भी आवाज़ उठाई उसको टुकड़ों में काट के मार दिया गया, पीट के मार दिया गया, यानी इतने विभत्स तरीक़ों से मारा गया उनको। इन लोगों ने जो जेएनयू या तमाम जगह पर, अगर आपने उन के वैचारिक उनको देखा होगा, तो वो इनको एक रोमांटिक मौत की तरह बात करते हैं। वो उनको अगर आप देखेंगे, उनके कभी भी उनके गानों में ये लोग नहीं आते हैं। अगर हम लोग उसके बाद अगर 1990 से 2010 के बीच में तो बहुत तेज़ी के साथ हुआ। और अगर हम बड़े हमले कुछ देख लेते हैं तो नक्सलबाड़ी पुलिस फायरिंग मैंने बताई, एक चिलखरी था जो 2007 में 20 लोग मारे गए, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सहित इस मामले में माओवादी संगठन और उसमें मुकदमे चले। जो जनेश्वरी एक्सप्रेस हादसा आपको याद होगा, मैं इसीलिए कह रहा, ट्रेन डिरेलमेंट हुई, 70 से 148 मौत, अलग अलग वो है संख्या है इस हादसे को। फिर यही इसी के साथ जोड़ा है दंतेवाड़ा में, आपको मालूम है 6 अप्रैल 2010 में 76 सीआरपीएफ पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये अब तक का सबसे बड़ा घातक संगठित हमला था। इसके अलावा सिलदा में 24 रेलवे कर्मी मारे गए, 24 ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के। इसके अलावा लालघर अटैक, जो कई बड़े समूह पे 2009 के आसपास बड़ा ज़बरदस्त हिंसा का दौर चलाया, और कई राज्यों में 10 से मरने वाले बहुत सारे। मैं दरअसल सिर्फ ये देख रहा था ऐसी घटनाओं को जिनमें 10 से ज़्यादा लोग मरने की घटनाएं हों, लेकिन आप ये देखेंगे कि लगातार ये होता रहा और उसके बाद फिर इनको कवर मिलना शुरू हो गया। और 2009 से 2001 अगर पीक देखते हैं तो 2010 में सबसे ज़्यादा घटनाएं और मौतें दर्ज हुई। फिर बाद में 2014 के बाद इसमें संबंध में शुरू हुआ, क्योंकि केंद्र ने एक पूरा प्लान बनाकर सख्त अभियान तेज़ किए। छत्तीसगढ़, बस्तर जैसे इलाके में कार्रवाई होनी शुरू हुई, माओवादियों के ठिकानों पर सीधे अटैक हुआ और उनके नेतृत्व का सफाया करने की तैयारी की गई। ये सब कोशिश की गई। मैं जो आपके साथ आज ये बात करना चाहता हूँ तो उसका कारण ये है कि ये एक बहुत बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा जवाब है देश के गृह मंत्री का, और वो भी खास तौर से ऐसे वक्त में जब नवरात्र चल रहे हों, तो उसमें ऐसे रक्त बीज को। इसी तरह एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको घटना बता देता हूँ कि सीपीआईएम ने पहली बार पार्टी कार्यालय और राज्य मुख्यालयों पर राष्ट्र ध्वज फहराने का निर्णय वो 2021 के आता था। केरला के एकेजी सेंट्रम तिरुवनंतपुरम में इस प्रकार का ध्वज फहराया गया। पश्चिम बंगाल के सीपीआईएम मुख्यालय अलीमुद्दीन स्ट्रीट कोलकाता में भी राज्य कार्यालय पर ये कहा गया। उस समय सुजन चक्रवर्ती नाम की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने रिटन प्रपोजल भेजा कि 75वीं वर्षगांठ पे जो स्वतंत्रता की उस पर हर पार्टी पर ध्वज, और ये कदम ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो पार्टी उसमें हिस्सेदारी लेती है। और चूंकि उस समय आपने देखा होगा क्यों ये किया गया, इसलिए नहीं कि उनको अचानक सद्बुद्धि मिल गई, इसलिए कि वो राजनीति से साफ हो गए थे।
बंगाल से वो खत्म हो गए थे, उनकी एक एक चीज़ लोगों के सामने आ गई थी। तो मजबूरी है, वहाँ बीजेपी ने 2019 में जिस तरह से राष्ट्रवाद पर जीत हासिल की थी, जिस तरह उनकी सीटें बढ़ी, वो तो वामपंथी तो सीन से बाहर हो गए थे। तो उनको ये समझ में आने लगा कि इस देश के लोगों के सीने में तिरंगे के लिए भी धड़कन उठती है। तो लिहाजा ये जो सब चीज़ें दिखाई दी वो थी। मैं अब आपको, खैर कांग्रेस ने उस वक्त कहा था ये झूठी देर से आई समझदारी है, ये चुनावी राजनीति है। मैं भी यही मान रहा हूँ कि बीजेपी के खिलाफ इन्होंने इसको कहा कि ये क्या बीजेपी के खिलाफ खुद को राष्ट्रवादी दिखाने की कोशिश है। लेकिन उस दौरान भी कई सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिन पर फिर कभी बात करेंगे, जिसमें ये था कि उन्होंने इसको भी झूठ के साथ या इसमें भी पूरी तरह से ईमानदारी नहीं दिखाई थी। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात आप मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा कदम है और अमित शाह का बहुत बड़ा जवाब है इस देश में रक्त बीज को खत्म करने का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।